हेलो स्टूडेंट्स, हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत पर बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पीगू के सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन किया था कि पीगू कहते हैं कि मुद्रा की जो आपूर्ति है उसके अतिरिक्त मुद्रा की मांग जो है वो कीमतों के निर्धारण में बहुत महत्व रखती है। और मुद्रा की मांग का अर्थ होता है कि लोग कितना अपने मुद्रा का या आय का वह अंश जिसे लोग अपने पास रखना चाहते हैं उसे वह मुद्रा की मांग कह रहे हैं, है ना। तो वहाँ P = KR/M इस तरह से हमने फर्दर जो उसका फॉर्मूला है उस पर बात की थी। तो यहाँ M मुद्रा की कुल मात्रा है, R कुल वास्तविक आय और K वास्तविक आय का वह अनुभाग जिसे लोग नकद के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। तो देखिए, कुल मौद्रिक आय भी होती है और वास्तविक आय भी। वास्तविक आय का अर्थ है कि कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, है ना। और तो प्राइस लेवल किस पर निर्भर करेगा एक्चुअली, तो उन्होंने कहा कि P = KR/M, है ना। अच्छा, अब उन्होंने इसमें बैंक साख को शामिल किया, तो उसको उन्होंने इस प्रकार से कहा कि P = KR/M उसमें साथ में C + H और ब्रैकेट में 1 - C ब्रैकेट और देन होल ब्रैकेट। इसमें देखिए क्या है, C है लोगों के पास जो नकदी है ना, और 1 - C यानी जो टोटल मनी है अर्थव्यवस्था में वो या तो लोगों के पास है या वो बैंक में है ना। तो मान लीजिए एक रुपया है पूरी अर्थव्यवस्था में, तो बैंक अगर लोगों के पास 80 पैसे हैं तो बाकी 20 पैसे बैंक में हैं, समझ गए आप। तो 1 - C जो लेस जो टोटल मनी में से घटाने पे, C को घटाने पे जो बचेगा वो बैंक में जमा हो गया। तो C यानी लोगों के पास नकदी, 1 - C यानी टोटल मुद्रा का वह भाग जो C को घटाने के बाद बचता है वह बैंक जमा हो गया, है ना। फिर H यानी बैंक जमा का वह भाग जो बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। यानी मुद्रा जो बैंक में जमा है, मान लीजिए 100 रुपया बैंक में जमा है, तो मुद्रा सारा का सारा तो बैंक लोनिंग नहीं कर देता, साख सृजन नहीं करता उसका। कुछ रुपया बैंक में जमा होता है क्योंकि रोज़मर्रा की आप निकालते हैं डालते हैं उस सब के ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, है ना। तो वो H हो गया। अब इसको देखें अपन, C + H, है ना। C यानी कि जो लोगों के पास नकदी, H यानी बैंक के पास नकदी, और टोटल किससे गुने करेंगे इसको, 1 - C से, है ना। तो ये हो गया। मान लीजिए अब एक उदाहरण हम लें तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए K = 1/4 यानी लोग अपने पास चौथा हिस्सा कुल आय का अपने पास रखना चाहते हैं, और C यानी नकदी तो 1/2, और H यानी मुद्रा बैंक्स के पास जो कुल जमा है उसका वह हिस्सा जो बैंक अपने पास रखते हैं, कैश रिजर्व रेशो H 1/10 यानी 10वां हिस्सा बैंक अपनी कुल जमाओं का अपने पास रखते हैं। अब मान लीजिए R यानी 2000 क्विंटल चावल वास्तविक आय है ना, मैंने कहा वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, और M जो है पूरी अर्थव्यवस्था में 550 रुपया है। अब हमें P ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, P कैसे ज्ञात करेंगे, K है हमारे पास 1/4, है ना, ठीक है, और 2000 हमारी कुल वास्तविक आय, M 550 और C इज़ 1/2 प्लस 1/10 H 1 - 1/2। इसको सॉल्व करें, ऊपर वाला सॉल्व किया, ऊपर 500 रहा, 4 से उसको 2000 को अगर हम डिवाइड किया तो 500 बटा 550, फिर 1/2 प्लस 1/10 और ये इंटू में 1/2, 1 में से 1 - 2 गया तो 1/2 बचा। अब इसको हम टोटल करें, पहले गुने कर लिया तो 1/20 हो गया, और ये हो गया हमारा 500/550 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/20। इसको हमने LCM लेकर के टोटल किया तो ये हो गया हमारा 10/11, यानी इसको टोटल को 5 अगर हम 5 से किया और फिर फर्दर किया तो 10/11 बचा, फिर 11/20 तो हमारा हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 क्विंटल चावल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्राइस आ गई 1/2 क्विंटल चावल, है ना। अब M की मात्रा अगर हमें ज्ञात करनी हो तो P को नीचे रख देंगे, है ना। ये फॉर्मूला आप देखिए, पहले P इधर था M की जगह और अब M की जगह P आ गया, तो हम M की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो टोटल जैसे 550 था ना M, वो अगर हमें नहीं पता और हमें 1/2
P पता है, तो ये देखिए इसमें 1/4 इंटू 2000 अपॉन P रख दिया और वो सारा बाकी एज इट इज़ उसको सॉल्व किया, तो ये आपको 500/1/2 और इंटू दिस, है ना, फिर 500 इंटू 500/1/2, तो उसको सॉल्व किया तो 2/1 हो गया, और फिर 1/2 प्लस 1/20, है ना, ये हो गया आपका 1000 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/20, इसको एलसीएम लेके हम करेंगे तो ये हो गया हमारा 1000 इंटू 1/2, यानी 500 रुपये लोगों के पास करेंसी या और बैंक मुद्रा हो गई 1/20 यानी 50, तो कुल हमारे पास कितना हो गया 1000 इंटू 11/20 अर्थात 550 रुपये। ठीक है, अब जो पीगू है वो कह रहे हैं के, आर, सी और एच, इनको अगर हम स्थिर माने तो मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन के कारण मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा। इसको देखो इसको हम इसको सॉल्व करें तो उन्होंने कहा क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ OM1, तो प्राइस OP2 OP1, फिर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ करके मुद्रा की मात्रा OM2 हो गई, तो प्राइस हो गया नीचे गिरकर, जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ी प्राइस नीचे आ गया, मुद्रा की मात्रा और बढ़ी प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, OP3 हो गया। इस प्रकार से ये जो है मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने पे बढ़ती है, लेकिन सब किस पर निर्भर करता है, ये सारे फीचर्स पर, है ना, के, आर, के पर, सी पर, एच पर, 1 - सी पर, ये सारा चीज़ें इन पर निर्भर करेगी, है ना। इसी प्रकार रॉबर्टसन ने अपना समीकरण दिया, उन्होंने कहा कि m = PKT, अब या P = M/KT, है ना। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ यहाँ P वो कीमत स्तर को, M मुद्रा की मात्रा, और T को जो है वो समय के एक निश्चित बिंदु पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी गई मात्रा, और जो K जो है वो T का विभाग जो लोग अपने पास नकद के रूप में रखना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इन इकोनॉमिस्ट्स ने मुद्रा की मांग को महत्वपूर्ण माना, न कि मुद्रा की पूर्ति को, है ना। अब इसकी भी आलोचनाएं हुई, क्योंकि धीरे धीरे देखिए कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, बदलने से सिद्धांत जो है पुराना हो जाता है और वो मिसफिट भी हो जाता है। तो इसकी ACL डे ने इसकी ये जो सिद्धांत है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, इसकी आलोचना की, और उन्होंने कहा कि फिशर के दृष्टिकोण से तो उत्तम है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक पर्याप्त सिद्धांत नहीं है। इसकी कमज़ोरी क्या है, इसकी कमज़ोरी है कि आर्थिक व्यवस्थाओं की जटिलता पर पर्याप्त विचार करने के लिए अत्यंत बहुत ज़्यादा सरल है, अभी भी वास्तविक अमान्यताएं नहीं है इसमें। कैसे कि K, T, R, O कभी भी स्थिर नहीं रहते, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की अवहेलना की है, चक्रीय तर्क इसमें नहीं आता, अपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्वों को शामिल नहीं किया गया, नकद कोष और कीमत स्तर, मौद्रिक आदतें, व्यावसायिक ढांचे, इन सब पर भी निर्भर करता है, तो उनकी ये बात नहीं करता। ब्याज की दर का प्रभाव इसमें डिस्कस ही नहीं किया गया। वास्तविक तत्वों के प्रभाव की अवहेलना की गई है कि भाई उत्पादन कैसे बढ़ता है घटता है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो मूल्य सिद्धांत तथा मुद्रा सिद्धांत में इन दोनों में समन्वय का भी अभाव बताया। डॉन पेटिनकन ने कहा कि नकद शेष समीकरण में मूल्य सिद्धांत या सापेक्षिक कीमतों तथा मुद्रा सिद्धांत अथवा सामान्य कीमत स्तर में समन्वय का अभाव पाया जाता है। इस सिद्धांत ने मूल्य सिद्धांत के मुद्रा सिद्धांत से पूर्णतः पृथक कर लिया। दोनों सिद्धांतों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। यह परस्पर निर्भरता वास्तविक शेष प्रभाव द्वारा निर्धारित होती है। वास्तविक शेष प्रभाव से क्या मतलब है? वास्तविक शेष प्रभाव का मतलब है कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है उसके कारण लोगों की वास्तविक आय में परिवर्तन होगा, तो मांग और पूर्ति जो है वस्तुओं की वो प्रभावित होगी। फलस्वरूप ये सापेक्ष कीमतों को भी प्रभावित करता है। अतः मूल्य सिद्धांत के तथा मुद्रा सिद्धांत में इसको समन्वय किया जाता है, किंतु पूरे सिद्धांत में उपरोक्त सिद्धांतों में इसकी समन्वय की अवहेलना की गई है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि रियल जो सेक्टर है वो मॉनेटरी सेक्टर को प्रभावित नहीं करता, दोनों सेक्टर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इस प्रकार से हम इसको देखते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के, वो आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है,
अब हम अगला चैप्टर अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।